जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। Today our second lecture about the mechanics 1 for semester 1। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारा रिमेनिंग आर्टिकल्स रहते थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के। तो सिस्टम पार्टिकल्स में हमारे पास जो पहला आर्टिकल था वो था मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज़ वाला। तो उसका एक आर्टिकल रहता था, तो आज आर्टिकल हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा जो था इम्पल्स वाला कंप्लीट करना है हमने आज इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने मोमेंटम जो है एंड काइनेटिक एनर्जी 1 डायमेंशंस तो कर लिया था, बट आज हमने 2 डायमेंशंस करना है, इलास्टिक और इन इलास्टिक मीडियम। तो हमारे यहाँ 3 से 4 टॉपिक्स हैं, वो आज हमने इंशाल्लाह कंप्लीट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो है इसमें रॉकेट इक्वेशन जो है, ये रॉकेट इक्वेशन एक्चुअली हमारे पास सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ही है, बट ये वेरिएबल मास सिस्टम के थ्रू हमने डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक रॉकेट है जो कि मूव कर रहा है। ये डायग्राम ए में देखें, डायग्राम बी में देखें। तो यहाँ पर इसने एक बात बताई, कंसिडर रॉकेट इन अ डिस्टेंट स्पेस आउट ऑफ द फील्ड ऑफ ग्रेविटी। आउट ऑफ फील्ड ऑफ ग्रेविटी मीन्स टू से दैट कि ग्रेविटी से बाहर चला गया है, इन इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही तो हम क्या कहेंगे, एफ ई एक्स टी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लग रही है, ज़ीरो लग रही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो एक पॉइंट समझने वाला वो ये है कि लेट डी वी बाई डी टी इज़ पॉजिटिव, यानी डी वी बाई डी टी ये तो पॉजिटिव होगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वी आर ई एल है, इसका मीन्स टू से दैट रिलीज़, यानी जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, जो रॉकेट से बाहर निकल रही हैं, वो उसको हमने नेगेटिव का साइन पुट किया हुआ है। डी वी पॉजिटिव इन पॉजिटिव डायरेक्शन एज द रॉकेट एक्सेलरेट, क्योंकि रॉकेट अपवर्ड जा रहा है। तो डी वी और डी टी क्या हो रही है, हर बार वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वी रिलीज़ इज़ इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एग्जॉस्ट वेलोसिटी, यानी हर बार जो गैसेस की जो हमारे पास क्वांटिटी है या मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव का आ गया हमारे पास। अगर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आता है, जैसे कि ये यहाँ पर दिया हुआ, ये पॉजिटिव का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स टू से दैट कि दिस इज़ द थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट, यानी रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेगेटिव का साइन आया इस इक्वेशन में, ये नेगेटिव का साइन इस चीज़ को शो करता है कि यहाँ पर हमारे पास रॉकेट से जो गैसेस निकल रही हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ होता जा रहा है। इसमें ये इक्वेशंस थी। बाकी ये एम नॉट क्या है, पी आई हमारे पास क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा, और पी एफ हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा। एम बी क्या होगा, मैसेज होगा गैसेस का। और हम ये एम नॉट एम बी और इनको वी एफ को हम सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। जी, तो मैंने आपको कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही है, यहाँ पर ज़ीरो लग रही है। जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो लग रही है, इट मीन्स टू से दैट जो हमने प्रीवियस इक्वेशन पढ़ी थी, तो हम एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे, बन जाएगा एम मैस डी वी बाई डी टी और वी रिलीज़ डी एम और डी टी सेम एयर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से डी वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्या कर दें, डी टी से डी टी क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, डी वी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इसी इक्वेशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं। एम से मैंने कहा था क्या होता है, टोटल मास ऑफ द रॉकेट विच इज़ वेरिएबल, यानी मैंने कहा था ये जो हम रॉकेट पढ़ने जा रहे हैं ये वेरिएबल मास सिस्टम है। और ये एम से एम नॉट से क्या होगा, ओ से ओरिजिनल मास होगा, यानी कि जब रॉकेट ने गैसेस रिलीज़ नहीं की थी। एम बी क्या है, बर्न गैसेस, बी से बर्न। और एम एफ क्या है, फाइनल मास, यानी कि जब गैसेस बर्न हो जाएंगी तो रॉकेट का मास क्या होगा, वो टोटल में से जो गैसेस बर्न हुई हैं वो लिखेंगे हम। वी एफ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 की इंटीग्रेशन ले लेनी है। अब जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन लेने के लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती है, जाहिर सी बात है। तो इंटीग्रेशन जैसे ही आप लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी आई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी है यहाँ पर सेम। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव, एम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब m का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो साथ में क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। ये क्या होगा, इनिशियल मास जिसे एम ओ लिखा हुआ है, ये क्या है, फाइनल मास लिखा हुआ है। अपर लिमिट क्या कर दें, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें। जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब आपको पता है कि अपर और लोअर में वैल्यूज पुट करने के बाद ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो आपको पता है कि लॉग, जब नेचुरल लॉग गिवन हो और दो आपस में माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड करते होते हैं, तो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम लेते हैं स्पेशल केस कि अगर रॉकेट रेस्ट में है, इनिशियली ज़ाहिर से पता रॉकेट रेस्ट में ही था, तो वी आई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पर जैसे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेम ईयर आ जाएगी।
अब आपने ये रिलीज़ यहाँ पे वी रिलीज़ यानी जो गैसेस रिलीज़ हो रही थी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि वी एफ और वी रिलीज़ लॉग नेचुरल लॉग एम एफ और एम नॉट, नेचुरल लॉग एम एफ और एम नॉट, वैसे का वैसे आ गया हमारे पास। अब ये क्या हो जाएगा वी एफ और, यानी हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब हम नेचुरल लॉ ख़त्म करने के लिए आप क्या लेंगे, ए की पावर, जिसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी कह सकते हैं आप, या एंटी लॉग जैसे ही लेंगे तो इस लॉ को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यानी ई की पावर लेनी पड़ेगी, इधर भी ई की पावर लेनी पड़ेगी। तो इसे हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वी एफ और वी रिलीज़। एम नॉट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हमने फाइनल मैस को देखना है, यानी जब गैसेस बर्न हो जाती हैं उसके बाद हमारे पास कितना मैस बचता है रॉकेट का, वो अगर आपने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर ये एम नॉट डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। तो ये जो इक्वेशन निकलेगी एम एफ इज इक्वल टू एम नॉट एक्सपोनेंट वी एफ ओवर वी रिलीज, दिस इज़ नाउन एज द रॉकेट इक्वेशन। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पल्स एंड मोमेंटम। ये एफएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा इम्पल्स के बारे में कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड द इम्पल्स। इम्पल्स को छोटी क्लासेस में आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन ग्रेजुएशन के लेवल में इसको जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, आई बी और एफ बी। अच्छा ज़रा गौर कर देखें कि एफ क्रॉस टी, एफ मीन्स टू से दैट वेरी लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम इसका यूनिट निकालना डिस्कस करें तो एफ फोर्स नॉट क्या होता है, न्यूटन, टाइम नॉट क्या होता है, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड्स का यूनिट आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पर हमने अब रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, कैसे बोला कि न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ, इम्पल्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी हमारे पास इम्पल्स क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। वो कैसे वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इम्पल्स के यूनिट्स और साथ में मोमेंटम के यूनिट्स और डायमेंशंस दोनों सेम हैं। अगर हम इसको गौर करें तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास सपोज दैट हम ले लेते हैं, ये है मोमेंटम p, वो क्या होता है m क्रॉस v। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम और क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा p ये क्या है, मोमेंटम, और वो क्या होता है हमारे पास f क्रॉस t होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। तो न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको लिख सकते हैं हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड किस तरह से आया, तो न्यूटन की जगह पे तो लिख दिया मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बल्कि सॉरी इसको मैं आपको चले बताया तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं मज़ीद सॉल्व करता हूँ। न्यूटन की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला एस हो जाएगा यहाँ पर, एक एस कैंसिल हो जाएगा तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम, अच्छा, और एफ क्रॉस टी हमारे पास क्या आई नहीं होता, या जिसे आप जे भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम और जो हमारे पास जो इम्पल्स है दोनों के यूनिट्स क्या हैं, सेम है, और दोनों के डायमेंशंस भी क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे। तो डायमेंशंस अगर हम इसके निकालना चाहें तो क्या निकलेंगे, एम, किलोग्राम की जगह पे एम, और यहाँ पर क्या है लेंथ है तो यह हो जाएगा एल, और टाइम का इन्वर्स आ जाएगा, इज इक्वल टू डायमेंशन इससे क्या निकलेंगे, एम एल टी इन्वर्स। तो ये सेम हमारे पास क्या निकलती हैं, इसके डायमेंशंस निकलते हैं। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अब हमने डिस्कस करना है कि रिलेशन बिटवीन द इम्पल्स एंड द मोमेंटम p, यानी इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसकी थ्योरी मैं आपको रीड करा देता हूँ। लेट अस कंसीडर अ कोलिजन अकर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, देन टाइम t इज इक्वल टू टी आई, क्या इनिशियल टाइम है, और हमारे पास जो टी एफ है वो फाइनल टाइम है। ज़ाहिर सी बात है, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो उनकी कोई ना कोई कोलिजन भी तो होगी ना, और कोई ना कोई टाइम भी रिक्वायर होगा। तो वो जो कोलिजन है और वो कोलिजन की वजह से जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स किस पर डिपेंड करे, टाइम के ऊपर। सो वी ड्रॉ अ ग्राफ, हमने फिर क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, रफ ड्रॉ ग्राफ करेंगे, यानी हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन भी करेंगे जो इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये एफ इज इक्वल टू डी पी और डी टी, मीन्स टू से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये हम पीछे कर चुके हैं मोमेंटम में, न्यूटन का सेकंड लॉ पिछले प्रीवियस टॉपिक में। तो अब आपने क्या करना है जी, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पी आई, ये हमने अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लेने के लिए ये लिमिट्स पुट की हुई हैं कुछ इस तरीके से कि जब इनिशियल मोमेंटम होगा तो इनिशियल टाइम होगा, फाइनल मोमेंटम होगा तो फाइनल टाइम होगा। तो अब दोनों को क्या ले लेनी है, इंटीग्रेशन ले लें। जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे, अपर लिमिट और फाइनल, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें, इसमें दोनों में लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे डी वाले को तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एफ इंटू डी को तो ये हमारे पास जे के इक्वल होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जे हमारे पास इम्पल्स भी होता है, आई भी इम्पल्स होता है।
तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह का राइट किया हुआ है, बट नो इशू। तो आपने क्या करना है, इस जे की जगह पर सॉरी इसकी जगह एफ इंटू डी टी की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है जे की। तो इसका मतलब जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, या जिसको आप यूँ भी राइट कर सकते हैं, जिसे आप कहते हैं छोटी क्लासेस में डेल्टा पी की फॉर्म, यानी चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म। ओके, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ग्राफिकली वो हम देख लेते हैं कि हमने जो रिज़ल्ट निकाला है वो रिज़ल्ट क्या निकाला था। द इम्पल्स ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। हमने अभी तो बात पढ़ी है, क्या बोला कि इम्पल्स में जो है वो ड्यू टू फोर्स, इम्पल्स होता फोर्स की वजह से है, तो वो हमेशा किसके इक्वल निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम के। मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ ये वाली, कि हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो इज इक्वल टू क्या होगा, इम्पल्स के बराबर होगा। ये आपको पहले ही बात बता, ये मैथमेटिकली हम ये बताइए हुई। अब इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, फोर्स ले लिए। तो इम्पल्स की वैल्यू पहले इंक्रीज़ होती है, उसके बाद पीक पे पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, डिक्रीज। ज़ाहिर सी बात है, टाइम भी चेंज हो रहा होता है, ये इनिशियल टाइम है, ये क्या फाइनल टाइम है। तो ये जो ग्राफ लिया हुआ है अंडर द ग्राफ, ये हमें किससे बताता है, इम्पल्स को बताता है। अब हमने ग्राफ के थ्रू भी, अब एक और मेथड भी है, रेक्टेंगल के जरिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स की, या इम्पल्स का रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से। अब वो हम ज़रा देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया एफ ऑफ टी, यानी ये जो एरिया लिया है ना हमने, ये वाला जो शेडेड किया हुआ, ये इम्पल्स को शो करता है। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट द सेम एरिया बाय रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लें तो कैसे लेते हैं हम लोग, रेक्टेंगल एरिया कैसे बढ़ता है, विड्थ इनटू हाइट, ऐसे ही होता है ना। तो विड्थ क्या है हमारे पास, टी है, डेल्टा टी है, और हाइट क्या है, एफ है। तो एफ इंटू डेल्टा टी फिर किसको बताएगा, जे को नहीं बताएगा हमारे पास, तो वही तो है जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी, और एफ इंटू टी यही तो है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास अगर हमने इसको मॉडिफाइड करना है, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या करना है, डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी, वो है टू डायमेंशनल कोलिजन, यानी वो जो हमने लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था, जो आपकी आउटलाइंस गिवन है, तो लास्ट टॉपिक में हमारे पास ना ये पॉइंट रहता था कि टू डायमेंशनल, ये वाला हमारे पास टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन करना है, और उसके बाद हमने करना है वन डायमेंशन इन इलास्टिक कोलिजन और टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, यानी 3 टॉपिक्स हम लोगों ने और मज़ीद डिस्कस करने हैं। तो जिसकी जो हमारे पास पहला है वो हमारे पास है टू डायमेंशनल कोलिजन, यानी कि ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के ही बारे में है। तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा, बड़ा ईजी है ये वाला, बस इसकी थोड़ी सी डायग्राम को समझना है आपने। तो मैं रीडिंग करता हूँ। पार्टिकल यानी कि न्यूक्लियस M1 मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी V1I। V1I क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है किसकी भला, मैस M1 की, एट अ स्मॉल डिस्टेंस B, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, B होगा हमारे पास। तो कहता है कि जी हाँ जी, अ हैवी पार्टिकल मैस ऑफ मैस M2 इनिशियली एट रेस्ट, यानी हमारे पास एक मैस ये है, एक मैस ये है, ये रेस्ट में है, ये मूव करता हुआ आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब ये रेस्ट में है तो इसकी V2I क्या होगी, 0, लेकिन ये मूव कर रहा है तो V1I तो समथिंग होगी ना। ये जैसे ही पार्टिकल इससे आकर टकराता है, टकराने के बाद ये इस तरफ मूव कर जाता है और ये इस तरफ मूव कर जाता है। तो जैसे ही आपस में टकराने के बाद मूव करते हैं, तो ज़रा गौर कर देखिए, यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ये जो हमने यहाँ पर ट्राइंगल बनाई हुई है, तो ये जो जैसे मूव करके जाएगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बना रहा है, φ2, दूसरा मैस। ये बॉडी मूव करके ऐसे आया है, तो ये एंगल क्या बना रहा है, φ1। तो हमने इसे क्या कर लिया, अब जो समझने वाली बात है ना, इसमें सिर्फ ट्राइंगल वाली है। ये मूव करके गया वेक्टर वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, V2F है। हमने इसके 2 कंपोनेंट किए हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस की है, एक अलोंग क्या है, वाई एक्सिस। ये एंगल थीटा है, ये फाई है, तो फाई के सामने वाला क्या, थीटा, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा VFY, बल्कि यूँ कहते हैं V2FY, यानी कि फाइनल वेलोसिटी दूसरे मैस की विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और ये वाली क्या होगी हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी V2F cos of φ2। इसे मैं क्या कह सकता हूँ, Vx कह सकता हूँ, V2Fx कह सकता हूँ इसे, क्योंकि x एक्सिस में लगने वाली, x एक्सिस में मूव करने वाली वेलोसिटी। इसी तरह जब मैं M1 की बात करूँगा तो ये क्या होगा, इसका x एक्सिस वाला होगा, इसे क्या लिखा हुआ है, V1F cos φ1,
फिर ये क्या होगी, वाई एक्सिस वाली होगी, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, v1f(y), ये y कंपोनेंट है साइन वाले, और ये क्या है, x कंपोनेंट है। तो ज़रा गौर कर देखें कि y कंपोनेंट अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, लेकिन जो x कंपोनेंट है वो दोनों के ही सेम है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, अब हमने क्या करना है, इन दोनों की मैथमेटिकली फॉर्म देखनी है। एट कुलियन, अच्छा, एज कुलियन इज इलास्टिक देन इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस, पी आई एक्स पी एफ एक्स। तो पी आई एक्स क्या हो जाएगा, m1v1i प्लस m2, मैंने क्या कहा था कि m2 किस में है, रेस्ट में। जैसे यहाँ पर जीरो पुट करेंगे सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, m1v1f cos ऑफ फाई, ये इनिशियल मोमेंटम सॉरी फाइनल मोमेंटम है जब बॉल्स आपस में टकरा जाती हैं, उसके बाद ये मोमेंटम, ये x वाला है तो जाहिर सी बात है आपने क्या लेना है, ये वाला लेना है। दूसरे का भी क्या लेना है आपने, यही वाला लेना है। तो मतलब ये दो कंपोनेंट आएंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस है। इस तरह वाई एक्सिस कंपोनेंट लेंगे तो एक ये आएगा एक ये आएगा। तो देखें ये वाई कंपोनेंट के लिए हूँ मैं, क्योंकि अब यहाँ पर उन दोनों बाल्स के वाई कंपोनेंट नहीं है, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं, तो इसलिए इनका इनिशियल एक्स कंपोनेंट क्या निकल आएगा, ज़ीरो। सॉरी वाई कंपोनेंट, इनिशियली वाई कंपोनेंट क्या निकल आएगा, जीरो निकल आएगा, क्योंकि ये मूव ही कहाँ कर रही है, लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। सिमिलरली आपने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, अब ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव का साइन इसलिए आया, यहाँ तो हो गया। अब हमने इनकी एनर्जीज़ को डिस्कस करना है, यानी काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग एक्स एक्सिस और काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या करनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी एक्स एक्सिस की फॉर्म में। तो इसको ज़रा गौर करके देखें हम लोग, तो इनिशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी हमारे पास, वो हमारे पास होगी 1/2 m1v1 का स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी है बॉल की। अब v1 से मीन्स क्या है, v1 बॉल तो v1 मूव करके आ रही है v1 वेलोसिटी के साथ, लेकिन v2 जो थी वो किस रेस्ट में है, तो उसकी एनर्जी कोई होगी ही नहीं। जब दोनों टकरा जाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है टकराने के बाद 1/2 m1v1 का स्क्वायर होगा, तो वो ये बनेगी हमारे पास। ये पहली बॉल के लिए है, देख लें, फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल थी, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये 1/1 का मतलब क्या है पहली बॉल की। और सेकंड बॉल के लिए क्या होगा, तो 2 पुट कर देना आपने, क्योंकि आपको एक्स लॉन्ग एक्स एक्सिस देख रहे हैं तो कॉज आना है। इसी तरह आप इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का देखेंगे, इनिशियल और फाइनल, तो ज़ाहिर सी बात है वाई कंपोनेंट तो है नहीं, क्योंकि बॉल्स कैसे मूव कर रही हैं, बॉल्स तो मूव कर रही थी लॉन्ग एक्स एक्सिस में, यानी यहाँ पर मूल एक ये बॉल थी कि तो लॉन्ग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस तो है नहीं। आपको पता है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी ये। तो जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे हम तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों को क्या करना है, अपने ऐड कर देना है। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे ना, इसको इसमें ऐड करेंगे, जीरो तो सेम ही आ जाएगा, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ज़रा गौर करके देखिएगा, 1/2 m1v1f का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है 1/2 m1v1f का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, आपने पढ़ा होगा फार्मूला 1 होगा, तो क्या बन जाएगा 1/2 m1v1f का स्क्वायर। इस तरह जब 1/2 m2v2f का स्क्वायर, 1/2 m2v2f का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर फाई है, ये साइन स्क्वायर फाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी जी। तो अब हमें डिस्कस करना है इन इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। अब इन इलास्टिक कुलियन वन डायमेंशन आपको पता ही है कि इन इलास्टिक कुलियन में क्या होता है हमारे पास, कि मोमेंटम तो है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात बताइए कि हमारे पास एक मैस ये है, दूसरा मैस ये, इसकी वेलोसिटी v1i है, इसकी वेलोसिटी क्या है v2i है। अभी दोनों इनिशियल रेस्ट में, जैसे ये दोनों आपस में टकराते हैं, कुलियन करते हैं, तो ये सेम मैस हो जाते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे m = m1 + m2, और दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी होती है, दैट इज़ नोन एज vf। तो अब vf को फाइंड आउट करना है, और हमें इस बारे में मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम में हमारे पास क्या होगा, दोनों का मैस और वेलोसिटी को सम कर दिया हमने, लेकिन जो हमारे पास जो फाइनल है उसमें हम लोगों ने m1 + m2 × vf कर दिया है। ये vf क्यों किया है भाई, यहाँ तो अलग अलग थी ना वेलोसिटी, यहाँ पर इकट्ठी इसलिए की है कि दोनों की मैस कंबाइन हो गया, तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। सपोज दैट कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बुलेट है, मैंने क्या किया, ब्लॉक को फायर किया ब्लॉक में, तो जैसे ब्लॉक में फायर करूँगा तो क्या होगा, ये जो बुलेट आ रही है, ये जो ब्लॉक पड़ा हुआ है इसमें मर्ज हो जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन दोनों ये बुलेट इसके अंदर आ जाएगी। अब ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, तो दोनों का मैस क्या हो गया, सेम, तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, vf की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m1 m2 मल्टीपल है, वहाँ जाकर डिवाइड कर दें। एक स्पेशल केस बनता है, वो स्पेशल केस क्या बनता है, वो स्पेशल केस ये बनता है कि अगर हम, मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेशल केस को क्या बनता है, कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैस है, जो हमारे पास कौन सा वाला मैस कहता है कि व्हेन
m2 इज़ इनिशियली एट रेस्ट, यानी जो हमारे पास ब्लॉक था वो रेस्ट में पड़ा हुआ था। तो ज़ाहिर सी बात है हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि m2 किस में है जी, m2 रेस्ट में है, यानी सॉरी m2 इक्वल टू 0 नहीं लिखना, m2 किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, v2, वो भी क्या होगी, रेस्ट में होगी। तो देखें v2, इसका मतलब यहाँ पर v2 आएगी, जहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन और ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, तो मॉडिफाइड फॉर्म क्या बनेगी, m1 और m1 प्लस m2। अब देखें ये कौन सा केस है, ये कंबाइन वेलोसिटी है। ये केस कौन सा है, जब हमारे पास ब्लॉक किसमें होगा, रेस्ट में होगा। तो इसकी एग्जांपल आप कोई भी दे दें कि हमारे पास एक कार ठहरी हुई है रेस्ट में, या ट्रक के साथ जाकर टकरा जाती है, या बुलेट का ले लें या मैस का ले लें, जो भी आप एग्जांपल लेना चाहेंगे जिसमें बॉडीज़ दोनों कंबाइन हो जाए। तो जी हमारा लास्ट का नेक्स्ट टॉपिक है टू डायमेंशनल इन इलास्टिक बुलियन। तो वही बात आ जाती है टू डायमेंशनल में, मीन्स टू से दैट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। जब हम वन डायमेंशन कहेंगे तो एक्स एक्सिस होगा, या सिर्फ वाई एक्सिस होगा, या सिर्फ जेड एक्सिस होगा। लेकिन जब हम टू डायमेंशंस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस भी होगा और साथ में क्या होगा, वाई एक्सिस भी होगा। तो ये जो ऊपर थ्योरी राइट की हुई है, मैं आपको मैथमेटिकली फॉर्म और डायग्राम ही समझाता हूँ, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। एक बॉडी ये है जिसका मैस m1 है, एक बॉडी ये जिसका मैस m2 है। अब ये बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन ये बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। ज़रा देख लें, अलोंग एक्स एक्सिस भी है, अलोंग वाई एक्सिस भी है। तो इसके तो सिर्फ एक इसका तो हमारे पास कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाला ही होगा, इसकी विनाशियल वेलोसिटी क्या होगी, v1i। लेकिन जो ये बॉडी है इसके दो कंपोनेंट किए हुए हैं, एक अलोंग वाई एक्सिस, एक क्या किया हुआ अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस वाला क्या होगा, दूसरा मैस के लिए, और ये क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, ये होगा हमारे पास, क्योंकि फाई एंगल फाई 2 एंगल है ना। ये मैस m1 है, इसने कोई एंगल बनाना ही नहीं है, तो 0 एंगल होगा, फाई 1 0 होगा। लेकिन ये कोई ना कोई एंगल बना रही, वो क्या हो जाएगा, m2 मैस का फाई 2 एंगल होगा। जैसे ही टकराते हैं तो कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन अब पहले कंबाइन हुए थे एक्स एक्सिस में, लेकिन अब कंबाइन क्या हो गए अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे ही मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, फाइनल एंगल बनाता है। ये दोनों कंबाइन हो गए तो कैपिटल M लिख दिया, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, VF हो जाएगी। अब इसके फिर हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो अब हम क्या लिखेंगे, MVF साइन ऑफ फाई एफ, MVF कॉज ऑफ फाई एफ। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या हो गए, ये कंबाइन हो गए। तो अब हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं, बड़ी आसान सी मैथमेटिकली फॉर्म है इसकी। अलोंग एक्स एक्सिस में जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है एंगल 0 बन रहा है, तो क्या बनेगा MIV1I, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमारे पास इसका एंगल क्या है, 0 है। सिमिलरली जब इसी का देखेंगे वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस तो बन ही नहीं रहा, ये है ही अलोंग एक्स एक्सिस में, तो फिर क्या हो जाएगा 0। अब हम लिखते हैं दूसरी बॉल का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या होगा, M2V2I कॉज ऑफ फाई 2। ये मैंने आपको पहले बातें बता दी हैं। वाई एक्सिस वाला क्या होगा, ये होगा, ओके। ये है बिफोर कुलियन, इन टकराने से पहले। जैसे ये कंबाइन होती हैं अब हमारे पास क्या बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग जी। जैसे ही वो टकराएंगे, टकराने के बाद मैंने आपको बता चुका हूँ, ये एक्स एक्सिस वाला होगा कंपोनेंट, M टोटल मैस होगा, ये क्या होगा फाइनल होगा। ये साइन किसको बताता है, वाई एक्सिस वाले को। अब इन इलास्टिक कुलियन में आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वाला और एक्स एक्सिस बिफोर कुलियन और एक्स एक्सिस आफ्टर कुलियन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। फिर इनिशियल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फाइनल मोमेंटम, वो भी कंबाइन हो जाएंगे। ये वही बातें हैं सारी जो पिछली इक्वेशन रिपोर्ट की हुई हैं। इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करना है, राइट वाली राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में कंबाइन कर देनी है, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दें। अब ये स्क्वेयरिंग और एडिंग करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बची है। लेकिन इसमें गौर कर देखें, जैसे हमने इनको स्क्वायर किया है, M को VF और कॉस स्क्वायर फाई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, M स्क्वायर VF स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। तो दोनों में MVF कॉमन है, तो जैसे ही कॉमन लेंगे हम लोग तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 नहीं बन जाएगा। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो अंदर हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ M स्क्वायर और क्या बन जाएगी, VF का स्क्वायर। सिमिलरली इस वाली वैल्यू को देखें और इस वाली वैल्यू को देखें, इन दोनों को सॉल्व करें। दोनों में M2 V2I कॉमन है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर क्या बन जाएगा, फाई क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी और कुछ भी नहीं करना आपने। अब ये वैल्यूज पुट कर दे और आंसर निकाल दें VF का। आपने क्या फाइंड करना है, VF स्क्वायर फाइंड करना है। M2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड कर दें, दोनों का क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी हुई, कंबाइन वेलोसिटी होगी। लेकिन ये कंबाइन वेलोसिटी वो होगी जो 2 डायमेंशनल मोशन में है। ये आपने याद रखनी है बात कि 2 डायमेंशनल मोशन में होगी ये वेलोसिटी, तो तब हम ये क्वेश्चन राइट करेंगे। तो हमारा आज का जो है फर्स्ट वीक का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गए हमारे। तो इंशाल्लाह ताला हम मंडे से जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।